नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। कवर्धा में भोरमदेव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत आज से होने जा रही है। केदार कश्यप और डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांकेर नारायणपुर सीमा पर आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए हैं। विजय शर्मा ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हादसा हुआ और सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। बस्तर में आईईडी मुक्त अभियान तेज किया जाएगा। देखिए, पर्यटन की दृष्टि से हमारे भोरमदेव में बहुत अपार संभावनाएं है और वन क्षेत्र से आच्छादित होने के यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसका विस्तार किया जा रहा है। माननीय डिप्टी सीएम के मार्गदर्शन में यहाँ पर उसका विस्तार किया जा रहा है और कल आप आइएगा तो उसका विस्तृत रूप से आपको दिखाया जाएगा कि डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो, हमारी जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी। माननीय वन मंत्री महोदय का कवर्धा आगमन हुआ है और उनके ही कर कमलों से एक बड़ी सौगात कवर्धा को, जिसको हमने पुनरुद्धार किया है, जो हमारा भोरमदेव अभयारण्य पहले चला करता था, उसको नए स्वरूप में और बना करके और अच्छा ऐसे बना करके कि पर्यटक जब भोरमदेव आए तो इस अभयारण्य के लिए भी आए, जब वो कान्हा आए तो इस अभयारण्य के लिए आए, जब वो इस पूरे कॉरिडोर पर से गुजरे तो उनको एक और अच्छा अवसर जंगल और वहां पर तितलियों को देखने का, वहां पर पक्षियों को देखने का प्राप्त हो। इसके लिए भोरमदेव अभयारण्य का कर लोकार्पण जो नया बना हुआ है उसका होने वाला है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कान्हा से भी जोड़ा जाएगा क्या अभयारण्य से? निस्संदेह मैंने कोशिश की है इस बात को करने की कि चिल्फी के पास से जो हमारा रास्ता रेंगाखार की ओर जाता है, सूपखार की तरफ से, वहां पर एक गेट अगर खुल सके कान्हा का तो उसके लिए भी एक कोशिश की है और वहां से खुल जाने के बाद वहां पर भी काफी अच्छा हो सकेगा। साथ ही साथ कान्हा, सरोधा दादर, भोरमदेव और सरोधा हमारा, इस बीच में ये भोरमदेव अभयारण्य है। ये सभी चीजें मिलकर के कवर्धा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। केदार जी, नक्सलियों ने फिर से आज बना सकता है? नक्सलियों ने नहीं दिया है, आप थोड़ी स्पष्टता रखें उस पर। ये दबा हुआ आईईडी था जो जिसका भय सबको है ही है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सेंट्रल फोर्स हटा दो, ये हटा दो, उनको समझना चाहिए अब इस बात को देख करके कि ये दबा हुआ आईडी है, इसी को स्कैन कर करके निकाला जा रहा है। एक डंप रिकवरी करने के लिए टीम गई थी, फीडबैक के आधार पर गई थी, डंप मिला भी। उस डंप को रिकवर करते समय हमारे 4 निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं और इस बात को हमको सबको समझने की जरूरत है कि जमीन में दबी हुई वो परेशानी, वो खतरा अब तक विद्यमान है, उसको ही ठीक करना है। मैं सारे 4 हमारे जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के साथ सरकार और पूरा समाज खड़ा हुआ है। क्या लग रहा है कि घटना की रोकथाम के लिए विशेष तौर पर सर्चिंग अभियान चलाया है? आईईडी फ्री विलेज बनाने के लिए ये अभियान चल रहे हैं। जितने भी हमारे कैंप हैं वहां पर सुरक्षा के, उन कैंपों के माध्यम से टीम निकलकर आईडी डिटेक्शन का स्पेशल सेल बना हुआ है, वो सेल निकलकर प्रतिदिन स्कैन करते हैं। पूरे बस्तर को स्कैन करना है। दुर्ग के पुलगांव में एक निजी भवन में वीएचपी ने प्रबुद्ध जन संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी का विषय वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में हिंदुत्व की भूमिका रहा। कार्यक्रम में वीएचपी के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए, जबकि दुर्ग सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा अलका बागमार, आईपी मिश्रा, विजय कुमार गुप्ता और डॉक्टर श्रीलेखा विरुलकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आलोक कुमार ने इसे छत्तीसगढ़ का अपना पहला दौरा बताया। तो वहीं संगोष्ठी में समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लेकर समसामयिक मुद्दों और हाल की घटनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मैं 5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आया। इस दौरान मुख्य काम तो संतों से मिलने का है और समाज से मिलकर चर्चा करना, ये भी उसका एक बड़ा हिस्सा है।
इसलिए मैं यहाँ आया था। आज हम लोगों ने भारत के अर्थ चिंतन पर बात की है और हमने अभी जो TCS में हुआ, अभी जो लेंसकार्ट में उजागर हुआ, इन दिनों में थोड़ा पहले आगे टेक महिंद्रा में हुआ, उस सब की भी चर्चा की है। और हमको लगता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है। हिंदुओं को बेईमानी से, दबाव से, झूठ से मुसलमान धर्म में दीक्षित करने के लिए, जिसमें ये इतने बड़े MNCs भी इन्वॉल्व कर लिए गए। उनका मैनेजमेंट नहीं, पर रीजनेबली अच्छी पोजीशंस वाले HR के लोग। भारत को इससे सावधान होना होगा, इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा और जनसंख्या बढ़ाने का और जबरदस्ती मतांतरण का जो षड्यंत्र है उसको मिलकर हम विफल करेंगे। देखा जा रहा है कि भारत में, छत्तीसगढ़ राज्य में कई डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, उसके बावजूद हिंदुत्व को बचाने की सवाल क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा। आज मेरी गृह मंत्री जी से भेंट हुई है और उन्होंने मुझे बताया है, कॉपी भी दी है, धर्म स्वातंत्र विधेयक जो यहाँ पास किया गया है, जिन 10-12 राज्यों में वो है, उसमें सबसे अच्छा और सबसे कड़ा है। इसी तरह से समान नागरिक संहिता पर उन्होंने एक कमीशन बिठा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी वर्ष में समान नागरिक संहिता यहाँ लागू होगी। जो देश की सबसे बड़ी चुनौती थी नक्सलवाद, केंद्र के साथ सहयोग करके उस पूरे को उन्होंने नष्ट कर दिया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार राष्ट्रहित के मुद्दों को अफेक्टिवली लागू कर रही है, ऐसा मुझे लगा। बावजूद इसके हर रविवार को होने वाली प्रार्थना सभा में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा तत्पर रहते हैं कि ऐसे कोई स्थान ना हो जहां पर हिंदू जो है धर्मांतरण करे। ये तो हमारा काम ही है, कानून के दायरे में रह करके धर्मांतरण को हर तरीके से रोकना और जो चले गए हैं उनको वापस अपने घर में लाना। ये तो हम कोई छुपा के या लुका के नहीं कर रहे, ये तो हम कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का जन्म जिन कामों के लिए हुआ है उसमें ये है, हम धर्मांतरण को रोकने के लिए अपनी गतिविधि को बढ़ाएंगे और घर वापसी के अभियान को आने वाले दिनों में बहुत तेज करेंगे। ऐसे कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको देखा जाता है जो हिंदू हैं और वही हिंदू जो अधिकारी हैं वो हिंदू महिलाओं के साथ प्रताड़ना करते हैं, उनको किस तरह का सीख देंगे? और वो भी RSS जुड़े अधिकारी हैं। आपने जिन बातों को इशारों में कहा है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं ये कह सकता हूँ, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कहीं से भी अपने कनेक्शन बताए, अगर वो किसी महिला का अपमान करता है तो वो दंड का भागी होना चाहिए। आलोक जी ने बहुत ही गंभीर बात बहुत छोटी और सरल शब्दों में समझाया। एक बात उन्होंने कहा कि एक हिंदू लड़की जो अमीर घर की थी वो एक मुस्लिम घर के गरीब परिवार में जाती है, हफ्ते में कम से कम 2 बार जाती है और वो जो महिला है उसको पूरा स्टोरी बताती है, वो उससे प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम हिंदू को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा और उनको अपने धर्म के प्रति जागरूक करना पड़ेगा और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति क्या है ये उसको समझाना पड़ेगा। आज यहाँ पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है माननीय आलोक कुमार जी, और उनके ही मार्गदर्शन में आज जन गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रमुख वक्ता माननीय आलोक कुमार जी थे। उन्होंने पूरी समसामयिक विषय पर और हम हिंदुओं को किस तरह अनेक प्रकार की जो यहाँ पे उलझनें आती है, जो बाहरी ताकतें और अन्य धर्म के मानने वाले लोग हिंदुत्व के प्रति जो दुर्भावना रखते हैं
उसको हम जाने समझे और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, अपने घर से उसकी शुरुआत करें, अपने परिवार से उसकी शुरुआत करें। इन सब बातों का उल्लेख उन्होंने किया। और आर्थिक हिंदू धर्म का आर्थिक परिस्थिति के बारे में क्या स्वरूप होता है। हिंदू सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब कुछ काम नहीं करते, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, मानव कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। ये उद्बोधन उनके श्रीमुख से सुनने को मिला। वाकई में हम सबका सौभाग्य कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दुर्ग में पधारे हैं। हम उनका सत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिलासपुर के तखतपुर विकासखंड में ग्राम रानीडेरा में आयोजित समाधान शिविर में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 207 में से 196 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया, जबकि शेष मामलों के लिए समय सीमा तय की गई। शिविर का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप ने पूजा अर्चना के साथ किया। विभिन्न विभागों ने मौके पर ही योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। श्रम विभाग ने सियान सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं पंचायत विभाग ने आवास स्वीकृति आदेश बांटे। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाए और आयुर्वेद विभाग ने मरीजों का इलाज कर दवाइयां वितरित की। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड दिए, जबकि राजस्व विभाग ने जाति प्रमाण पत्र जारी किए। शिविर में जॉब कार्ड, आधार अपडेट, श्रमिक पंजीयन और पशुधन सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। एसडीएम नितिन तिवारी और सीईओ सत्यव्रत तिवारी की देखरेख में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान पाकर संतोष जताया। तो बिलासपुर से आपको एक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में 196 समस्याओं का मौके पर ही निराकरण बिलासपुर में किया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। जिस पहल ने छत्तीसगढ़ के जनजीवन में सरकार और आम जनता के बीच विश्वास का सेतु बनाया। पिछले साल प्रारूप कुछ अलग था। मैं पहले 1 महीना तो समस्या कलेक्ट किए थे, जो करीब 40 लाख समस्या थे, उसका निदान किए थे 1 महीना तक। फिर आखिर में समाधान शिविर लगाए थे। जन जन तक पहुंचने का सुशासन सरकार का यह प्रयास अब और व्यापक स्तर पर फिर से शुरू किया जा रहा है। सुशासन तिहार 2026 इस साल 1 मई से लेकर 10 जून तक इसको करेंगे और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में समाधान शिविर लगाएंगे और उसमें फिर लोगों को बुला के उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे। यह सिर्फ एक अभियान नहीं है, जन विश्वास को सुदृढ़ करने का संकल्प है और सुशासन को जमीन पर उतारने का सशक्त प्रयास है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष मुहिम चलाई जा रही है। अभी सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं कि अप्रैल महीना में 30 अप्रैल तक सारे लोगों की जो भी समस्याएं हैं समाधान भी करते जाएं। इसके बाद 1 मई से 10 जून तक प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे, जहां आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब में शामिल होंगे और उसमें हम भी जाएंगे, तत्काल समाधान करेंगे। प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो सुशासन तिहार 2026 होगा, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह शिविर का आयोजन होगा। कुल मिला के सरकार का ये सोच है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या को दूर कर पाए, फायदा पहुंचा पाए। सुशासन तिहार 2026
सरकार खुद पहुंचेगी जनता के द्वार। हर समस्या का होगा त्वरित समाधान। विकास कार्यों को मिलेगी तेज रफ्तार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया था। उनका कहना है कि इस कदम से माताओं और बहनों को राजनीतिक भागीदारी में बड़ा अवसर मिलता। हालांकि विपक्ष के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर की महिलाओं को उम्मीद थी कि विशेष सत्र में ये बिल पास होगा और 2029 के लोकसभा चुनाव से उन्हें 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया है। स्वागत करेंगे अनिल खलखो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हमारे गृहग्राम बगिया की इस पावन भूमि में आज हम बगिया समृद्ध एमकेड सिंचाई योजना का यहां पर भूमि पूजन किए हैं, शिलान्यास किए हैं। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के इकलौते केंद्रीय राज्य मंत्री, बिलासपुर के लोकप्रिय सांसद श्री तोखन साहू जी उपस्थित हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, चाहे वो सड़क परिवहन, आपका हवाई जहाज का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, बराबर प्रयास उसके लिए करते हैं को उसका लाभ दिलाते हैं। ऐसे आदरणीय श्री तोखन साहू जी, वो पहली बार, जसपुर तो कई बार आए हैं लेकिन हमारे गांव में पहली बार आए हैं। हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आप सब लोगों से चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, जो पहले सिंचाई मंत्री भी रहे, अभी जिनके पास कृषि विभाग है, ट्राइबल विभाग है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारा कुछ विभाग है, ऐसे आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, आप तो कई बार पहले यहां पर आए हैं, परिवार सहित भी आए हैं। और हम लोग 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ विधायक बने, तब से लगातार आप भी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में विधायक और मंत्री रहे हैं। सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में वो भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद राधेश्याम राठिया जी उपस्थित हैं। जैसा आदरणीय रामविचार जी बता रहे थे कि हम सांसद थे, उसके बाद गोमती साई सांसद थी, उसके बाद राधेश्याम राठिया जी सांसद हैं। और अभी तक सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले 2,40,000 वोट से जीतने वाले हमारे सांसद राधेश्याम राठिया जी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सालिक साई जी वो उपस्थित हैं। आदरणीय तुलसी कौशिक जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम लोगों से भी आगे से राजनीति जिन्होंने शुरू किया है, सबके सुख दुख के साथी भी हैं। आदरणीय तुलसी कौशिक जी आज के कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे दिनेश चौधरी जी, हमारे इस कसाबेल क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य
श्रीमती हीरामती साई जी, उमा देवी जी, और इस जो योजना का आगे संचालन करेंगे उस उपभोक्ता जल उपभोक्ता समिति की अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी साई जी, समिति के सभी अन्य हमारी सदस्य बहनें, और इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के सरगुजा जोन के कमिश्नर दीपक झा उपस्थित हैं, हमारे जिले के उमेश सिंह जी उपस्थित, हमारे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर उपस्थित हैं, और एमकेड के जो नोडल अधिकारी हैं जिन्होंने इस योजना के लिए पूरा ब्रीफिंग, पूरी जानकारी दी, और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारीगण, जल उपभोक्ता समिति की सभी हमारे सदस्यगण, और आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सज्जनों, देवियों और मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे नोडल अधिकारी बता रहे थे कि पूरे देश में 23 राज्यों में 34 इस तरह की योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक योजना स्वीकृत है, ये बगिया उद्वहन सिंचाई योजना, जिसका आज हम लोग यहां पर भूमि पूजन किए हैं। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और विशेषकर इस क्षेत्र की जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस योजना की स्वीकृति दी है। और एक करीब 119 करोड़ रुपए की लागत का होगा, और ये सिंचाई योजना का एक अलग स्टाइल होगा जो नोडल अधिकारी बताए हैं कि जमीन के अंदर पाइप बिछेगी और खेतों तक वो पाइप जाएगा। तो इसमें जो लाभ है आप सबको बताए हैं कि इसमें नहर भी नहीं बनेगा। आजकल नहर बनाने के लिए भी जमीन वगैरह की समस्या आती है, तो समस्या भी आना नहीं है। वाटर का लॉसेस भी नहीं होगा। नहर में कई जगह कट जाता है तो पानी बहता है, तो वो सब भी समस्या नहीं रहेगा। और कुल 13 गांव इसमें लाभान्वित होगा। इसमें बांसबहार, बिहाबार, चोंगरी बहार, ढोढ़रू डांड, दोकड़ा, गरिया दोहर, मुस्कुटी, नारियल डांड, पतरापाली, रजोटी, सिकरिया और सूजी बहार, ये 13 गांव का करीब 12,000 एकड़ जमीन इससे सिंचित होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि ये क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण लोग इंद्र पर, भगवान पर मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, उन पर हम लोगों का पूरा निर्भर रहता है। अगर भगवान बढ़िया पानी बरसा दिया तो खेती अच्छी हो गई, नहीं तो फिर अकाल उकाल में फसल सूख जाता है। लेकिन अब इस योजना के बनने से ऐसे समय में कभी पानी जल्दी नहीं गिरा, तो हम लोग इस योजना के माध्यम से कहे कि नदी को तो पानी मिल ही जाता है, थोड़ा भी बारिश होता है तो नदी को पानी मिल ही जाता है, उससे हम लोग किसानों के खेत में पानी दे पाएंगे तो समय पर उनका हर तरह का खेती का काम शुरू हो जाएगा। कभी एकाध पानी के कारण अकाल पड़ता है, फसल सूख जाता है, तो ऐसे समय में भी फसल को सूखने से हम लोग बचा पाएंगे। तो कुल मिला के इससे बहुत हमारे 13 गांव को फायदा होने वाला है। और पूरा इसके विषय में जानकारी हमारे नोडल अधिकारी दिए हैं, हमारे ठेकेदार भी आए हैं जिनको ये काम मिला है और जो इसको करेंगे। 6 महीना का समय है, 6 महीने में इसको पूरा करेंगे और 5 साल तक उन्हीं का देखरेख रहेगा। 5 साल तक इस योजना को वही लोग। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।